जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्यालयपुर में, जिसमें हम आज आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी एवं शिक्षा शास्त्र की मैराथन क्लास। आज हम आपके लिए जो हिंदी की मैराथन लेकर आए हैं, उसमें हमने आपको जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं 10 नवंबर से लेके स्टार्ट, जो कि 24 नवंबर तक के पूरा हमने पेपर के दोनों सेट को, जो भी दोनों शिफ्ट की एग्ज़ाम होते हैं उनको एनालाइज किया। देन आपके लिए फिर ये क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इसमें हम हिंदी की शिक्षा शास्त्र मतलब पैडागॉजी से ही क्वेश्चंस बनाकर लेकर आए हैं। हमने इसमें जो आपका पद्यांश गद्यांश रहते हैं उनको स्किप किया है। बाकी जो शिक्षा शास्त्र से संबंधित जितने क्वेश्चंस बन सकते थे हमने सारे क्वेश्चंस बनाए हैं। तो आज ये हमारा न्यू सब्जेक्ट है, क्योंकि हमने इससे पहले बाल विकास की ले रहे थे और आज हम हिंदी की शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं, मैराथन लेकर आए हैं। तो आप जैसे वो बाल विकास की क्लासों को आपने अपना प्यार दिया है, आप हमारी ये हिंदी की शिक्षा शास्त्र की क्लास को भी उतना ही प्यार देंगे। तो इस क्लास को हम स्टार्ट करें उससे पहले आप एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और अभी कोई अगर हमारे मैम सर या फिर कोई न्यू स्टूडेंट हमारे से जुड़े हुए हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी जो रोज़ की क्लासेस आती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको अच्छे से मिल सके, रेगुलर मिल सके। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम हमारी आज की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। इसमें हम आपके लिए 52 या 54 समथिंग क्वेश्चंस भी हैं आपके, तो आपको एक पूरा प्रॉपर मैराथन मिलेगी। तो चलिए हम हमारी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आपने क्लास को शेयर भी कर दिया होगा और क्लास को लाइक भी कर दिया होगा, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा था तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, है ना। हम आपसे ये उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और एक और हम क्लास स्टार्ट हो उससे पहले एक बार एक चीज़ और बता देते हैं। जो एडवांस मैथ है उसकी क्लास बहुत जल्दी ऑनलाइन चालू होने वाली है आपकी, और ये जो क्लास रहेगी शाम इवनिंग टाइम में रहेगी, समथिंग 8 PM रहेगी। तो आप ज़रूर इस क्लास को देखिएगा। और इसमें हम आपको क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, जबकि हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे कि क्या होता है, चाहे इसमें फिर टिग्नोमेट्री हो या फिर अलजेब्रा हो, मेंसुरेशन हो, ऑल मतलब जो भी आपका एडवांस और नॉर्मल जो फंडामेंटल आपका फाउंडेशन कोर्स होता है किसका, मैथ का, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा हर एक टॉपिक कंप्लीट कराएंगे विथ थ्योरी और उसको समझाएंगे। और आप चाहें तो उनके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और हम बीच में क्लास नहीं छोड़ेंगे, पूरा प्रॉपर आपकी क्लास लेंगे। और ये रेगुलर चला करेगी, रोज़ चलेगी मैथ की क्लास। तो आप ज़रूर इस क्लास को अटेंड कीजिएगा। और ये क्लास जल्द ही चालू होने वाली है, समथिंग 2-4 दिन बाद आपकी ये क्लास चालू हो जाएगी। ये 1 दिसंबर से तो चालू हो ही जाएगी, है ना। आप इसको याद रख लें, 1 दिसंबर से पहले भी हो सकती है, नहीं तो 1 दिसंबर तक तो आपकी ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे आप हमारी सारी क्लासेस को प्यार देते हैं वैसे ही इसको भी दीजिएगा। और आप 8 बजे रोज़ शाम को तैयार हो जाया करिएगा मैथ की क्लास देखने के लिए। तो चलिएगा अब हम हमारी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। जो हमने जो इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको दे दी। तो चलिए अब हमारी इस हिंदी की मैराथन क्लास स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिएगा 1 सेकंड रुकिएगा। चलिए आपके लिए पहला क्वेश्चन आ जाता है। पहला क्वेश्चन है, लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वर्णों को लिखना या केवल शब्दों को लिखना या फिर केवल वाक्यों को लिखना या फिर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना। मतलब आपका जो लिखने का आपके अंदर अगर लिखने की कोई हैबिट है और आपका जो लेखन कौशल है वो
किसका मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। हम आपके लिए टाइमर लगा देते हैं, 20 सेकेंड का आपके पास टाइम रहेगा हर क्वेश्चन के बाद। बताइएगा उस 20 सेकेंड में आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। बताइएगा लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। वर्णों को लिखना, केवल शब्दों को लिखना, वाक्यों को लिखना या अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपके 20 सेकेंड समाप्त होते हैं और आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा दिया होगा। और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना। मतलब आपके अंदर अगर लेखन कौशल है तो उसका मुख्य उद्देश्य ये रहेगा आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। बताइए भाषा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। भाषाई ज्ञान का आंकलन करना या विभिन्न संदर्भों में भाषा के मौखिक एवं लिखित रूप के प्रयोग की कुशलता का आंकलन करना या फिर बच्चों को अनुत्तीर्ण ना करना या फिर साहित्यिक ज्ञान का आंकलन करना। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भाषा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। भाषाई ज्ञान का आंकलन करना या विभिन्न संदर्भों में भाषा के मौखिक एवं लिखित रूप के प्रयोग की कुशलता का आंकलन करना या बच्चों को अनुत्तीर्ण करना या फिर ना करना या फिर साहित्य ज्ञान का आंकलन करना। चलिए आपका टाइम भी समाप्त होता है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी। मतलब कि विभिन्न संदर्भों में भाषा एवं मौखिक लिखित के रूप के प्रयोग की कुशलता का आंकलन करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। किसका, भाषा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना ये उद्देश्य। बताइए हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना ये किस चीज़ का उद्देश्य है। उच्च स्तर के छात्रों के लिए, फिर मध्य स्तरीय छात्रों के लिए या फिर प्राथमिक स्तरीय छात्रों के लिए या किसी के लिए भी हो सकता है। बताइएगा अगर कोई, चलिए इसका राइट आंसर बताइए कि उच्च स्तर के हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। मतलब किसके अंदर, उच्च स्तर के छात्रों के लिए या फिर मध्य स्तरीय छात्रों के लिए या प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए या किसी के लिए भी। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपके 20 सेकेंड समाप्त होते हैं और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए। किसके लिए, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए जो है किसी भी मतलब हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है। बताइएगा उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है कैसी, अभिनय वाली या प्रश्न उत्तर वाली या गीत वाली या फिर कथोपकथन प्रणाली। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो कविता शिक्षण की प्रणाली होती है वो कैसी होती है, अभिनय वाली, प्रश्न उत्तर वाली या गीत वाली या फिर कथोपकथन वाली। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा आपके 20 सेकेंड समाप्त होते हैं और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गीत वाली। कैसी होती है, गीत वाली होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है। बताइएगा एक नासिरा लड़की है जो बार बार पढ़ने में अटक रही है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है, पठन और आरुचि से या बुद्धि लब्धि से या फिर डिसलेसिया बोलेंगे इसको या फिर डिसग्राफिया बोलेंगे इसको। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइएगा, बोलिएगा
क्या हो जाएगी, जब किसी बच्चे को मतलब पढ़ते समय अगर वो बच्चा अटकता है पढ़ने में, तो उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, तो ये समस्या उसकी किससे संबंधित है? पठन आरुचि से संबंधित है, बुद्धि लब्धि से संबंधित है, डिसलेसिया से संबंधित है, या फिर डिसग्राफिया से संबंधित है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, आपके 20 सेकेंड समाप्त तो होते हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इस बीमारी को क्या बोलेंगे? डिसलेसिया बोलेंगे। क्या कहेंगे इसको? डिसलेसिया कहा जाएगा इस बीमारी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? बताइएगा, इसमें से निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पहले, निंदानात्मक परीक्षण कर लेना, या फिर शिक्षण विधि को स्थायी रखना, या फिर विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, या फिर पहले निंदात्मक परीक्षण करना एवं विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना न करना। बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पहले निंदात्मक परीक्षण कर लेना, या फिर शिक्षण विधि को स्थायी कर रखना, या फिर विद्यार्थियों की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, या पहले निंदात्मक परीक्षण करना और एवं विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो है बी, है ना, शिक्षण विधि को स्थायी रखना, है ना। क्या होगा, किसी निम्न उपचारात्मक शिक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं होता? शिक्षण विधि को स्थायी रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को पाठ्य योजना कहते हैं, और ये पाठ्य योजना की परिभाषा दी है, किसने दी? बताइए, निम्नलिखित में से शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को पाठ्य योजना कहते हैं, और ये पाठ्य योजना की परिभाषा किसने दी? अरस्तू ने दी है, या फिर हर्बर्ट ने दी है, विलियम्स ने दी है, या फिर बिक्सिंग ने दी है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो परिभाषा है किसने दी है कि शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को पाठ्य योजना कहते हैं, है ना। तो पाठ्य योजना की ये परिभाषा किसने दी है? अरस्तू, हर्बर्ट, या फिर विलियम्स, टेलर, या फिर बिसिंग ने? बताइएगा, ये किसने दी है? चलिए, आपके 20 सेकेंड कंप्लीट होते हैं, और ये जो है ये किसने दी है? तो ये दी है बिसिंग ने। किसने दी है ये परिभाषा? बिसिंग ने दी है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अधिगम अनुभव केंद्रित इकाई योजना निम्न में से किस पर अधिक बल देती है? बताइएगा कि जो अधिगम अनुभव केंद्रित इकाई होती है, इकाई योजना होती है, वो इनमें से किस पर बल देती है? शिक्षण अनुक्रिया पर बल देती है, या फिर पाठ्य अनुक्रम पर बल देती है, या फिर शिक्षिका अनुक्रम पर बल देती है, या फिर छात्र अनुक्रिया पर बल देती है? बताइएगा, इसमें से किस पे बल देती है? अधिगम अनुभव केंद्रित इकाई योजना निम्न में से किस पर बल देती है? शिक्षक अनुक्रिया पर बल देती है, पाठ्य अनुक्रम पर बल देती है, शिक्षिका अनुक्रम पर बल देती है, या फिर छात्र अनुक्रिया पर बल देती है? बताइएगा, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा, आपका टाइम समाप्त होता है, और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? छात्र अनुक्रिया पर बल देती। किस पे देगी? छात्र अनुक्रिया पर बल देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से शैक्षणिक निदान के प्रयोजन से क्या आवश्यक है? बताइए, निम्न में से शैक्षणिक निदान के प्रयोजन से क्या आशय है? विषय वस्तु से संबंधित कठिनाइयों का पता लगाना, विषय वस्तु से संबंधित कमजोरियों का पता लगाना, या फिर विषय वस्तु से संबंधित कठिनाई और कमजोरी दोनों का पता लगाना, या फिर छात्रों को कमज़ोर मानना? बताइएगा, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से शैक्षणिक निदान के प्रयोजनों
प्रयोजन से क्या आशय है? विषय वस्तु से संबंधित कठिनाइयों का पता लगाना, विषय वस्तु से संबंधित कमजोरियों का पता लगाना, विषय वस्तुओं से संबंधित कठिनाइयों एवं कमजोरियों का पता लगाना, या छात्रों को कमज़ोर मानना। बताइएगा। चलिए, आपके 20 सेकेंड कंप्लीट हो जाते हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, है ना, विषय वस्तु से संबंधित कठिनाइयों एवं कमजोरियों का पता लगाना। ये किसका है? शैक्षणिक निदान परियोजना का आशय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? अगर आप एक भाषा के शिक्षक हैं तो फिर आपके सामने क्या सबसे बड़ी चुनौती होगी? बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त करना, या फिर बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, या फिर बहुभाषिक कक्षा से शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, या फिर भाषा संसाधनों का अभाव। इनमें से आपके लिए क्या चुनौती पूर्ण रहेगा? बताइएगा। अगर आप एक क्या हैं, भाषा के शिक्षक हैं, भाषा सिखाने वाले शिक्षक हैं, तो आपके सामने इनमें से क्या सबसे बड़ी चुनौती रहेगी? बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त करना, बच्चों को भाषा सिखाने के महत्व से परिचित कराना, या फिर बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, या फिर भाषा साधनों का अभाव। चलिए, आपका वैसे भी टाइम समाप्त हो गया है और इसका जो राइट आंसर है तो आपके सामने क्या होगा? सबसे बड़ी चुनौती बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्या के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देते हैं? बताइए, इनमें से कौन सी विद्या देते समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? निबंध पढ़ते समय, एकांकी पढ़ते समय, या संवादात्मक कहानी के समय, या फिर कविता के समय? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, आपके पास 20 सेकेंड हैं, इसका राइट आंसर दीजिएगा कि किस विद्या के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? निबंध, एकांकी, संवादात्मक कहानी, या फिर कविता? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे आप भी इसका आंसर लगाते हुए चलें और आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर दे सकते हैं हमको। ठीक है, चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? निबंध, है ना। निबंध पढ़ते समय आप मौन पठन को महत्व देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से रचनात्मक शिक्षण की विधि नहीं है। इसमें से रचनात्मक शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? आदर्श अभिनय विधि, या फिर कक्षा नियम विधि, या फिर भाषा ससर्ग विधि, या फिर व्याख्या विधि? बताइए, इसमें से कौन सी विधि जो है वो कौन सी विधि नहीं है? तो इसमें से रचनात्मक शिक्षण विधि इनमें से कौन सी नहीं है? आदर्श अभिनय विधि, कक्षा नियम विधि, भाषा ससर्ग विधि, या फिर व्याख्या विधि? बताइएगा, इसमें से कौन सी रचनात्मक शिक्षण विधि नहीं है? चलिएगा, आपका टाइम भी खत्म होता है और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा संसर्ग विधि जो है वो रचनात्मक शिक्षण विधि में नहीं आती, जबकि आदर्श अभिनय विधि आती है, कक्षा नियम विधि भी आती है और व्याख्या विधि भी आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए कि इनमें से सीखने की परिभाषा के आधार पर कौन सा कथन असत्य रहेगा? सीखना सार्वभौमिक है, सीखना विवेकपूर्ण है, सीखना अनुभवों का संगठन है, या फिर सीखना व्यवहार के अनुकूल है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सीखने की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सीखना सार्वभौमिक है, सीखना विवेकपूर्ण है, सीखना अनुभवों का संगठन है, या फिर सीखना व्यवहार के अनुकूल है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
चलिए आपका भी टाइम भी समाप्त होता है और आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो सीखना व्यवहार के अनुकूल है। ये जो कथन है वो क्या है, वो असत्य होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नई बातों की खोज करना एक प्रकार का सीखने की ये कौन सी प्रभावशाली विधि है, बताइए। नई खोजों की मतलब नई बातों की खोज करना एक प्रकार का सीखना, ये सीखने की कौन सी प्रभावशाली विधि है। परीक्षण करके सीखना, या फिर निरीक्षण करके सीखना है, या फिर नृत्य करके सीखना है, या फिर सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। आपके पास टाइम लग चुका है, टाइमर हमने ऑन कर दिया है, बताइएगा। नई बातों की खोज करना एक प्रकार का सीखना या सीखने की प्रभावशाली विधि है। तो इसमें क्या, परीक्षण करके, या फिर निरीक्षण करके सीखना, या फिर नृत्य करके सीखना, या सामूहिक विधि द्वारा सीखना, बताइए। चलिए आपका टाइम समाप्त होता है और इसका जो राइट आंसर है वो है परीक्षण करके सीखना। क्या, परीक्षण करके सीखना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सामग्री तभी प्रभावी होती है जब, शिक्षण सामग्री कब प्रभावी होगी, जब रंगीन हो, या आकर्षक हो, या फिर महंगी हो, या फिर उद्देश्यपूर्ण हो, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षण सामग्री कब प्रभावी होगी, जब वे रंगीन होगी, या फिर आकर्षित होगी, या फिर महंगी होगी, या फिर उद्देश्यपूर्ण होगी, बताइएगा। इसका राइट आंसर आप क्या लगाएंगे। चलिएगा आपके 20 सेकेंड कंप्लीट होते हैं और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, उद्देश्यपूर्ण होगी। अगर आपकी शिक्षण सामग्री उद्देश्यपूर्ण है तो वो प्रभावी मतलब अपना प्रभाव डालेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के मूल्यांकन में सामूहिक चर्चाएं असफल हो जाती हैं क्योंकि, देखिए भाषा का मूल्यांकन जब किया जाता है तो बहुत सी सामूहिक चर्चाएं असफल होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि विषय को समझने में समय की बचत कराती है, या फिर शिक्षक की ऊर्जा की बचत कराती है, या फिर शिक्षक को आलंकित करने का अवसर देती है, और बच्चों की भाषा का क्या स्वरूप होगा ये जानने के लिए में मदद करती है। यह सभी बच्चों के ज्ञान का आंकलन ठीक ढंग से नहीं किया जा सकता, इसलिए ये असफल रहती है। बताइएगा इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्यों असफल रहेगी, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, भाषा के मूल्यांकन में सामूहिक चर्चाएं असफल हो जाती हैं, क्यों, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, डी, मतलब कि सभी बच्चे जो रहते हैं उनके ज्ञान का आंकलन ठीक ढंग से नहीं हो पाता, इसलिए है ना क्या हो जाती, ये चर्चाएं जो रहती हैं वो कैसी हो जाती हैं, असफल हो जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक पाठ के अंत में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रत्येक पाठ के अंत में क्या होना चाहिए, प्रस्तावना होना चाहिए, मानचित्र होना चाहिए, पाठ का सार होना चाहिए, या फिर परिशिष्ट होना चाहिए, बताइएगा। इसमें से राइट आंसर क्या होगा कि प्रत्येक पाठ के अंत में इनमें से क्या होना चाहिए, बताइएगा। इसमें से क्या होना चाहिए, प्रत्येक पाठ के अंत में क्या होनी चाहिए, प्रस्तावना होनी चाहिए, या फिर मानचित्र होना चाहिए, या फिर पाठसार होना चाहिए, या फिर परिशिष्ट होना चाहिए। चलिए आपका भी टाइम समाप्त होता है। राइट आंसर क्या है, पाठ का सार होना चाहिए, मतलब जो आप चैप्टर आपने पढ़ाया उसकी समरी होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, बताइए। भाषा मतलब माध्यमिक स्तर तक भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य नहीं है, छात्रों को द्रुत गति से सस्वर और मौन पठन की प्रेरणा देना, या उनमें अभिनय संवाद की योग्यता उत्पन्न करना, या फिर उन्हें व्याकरण का उच्च ज्ञान प्रदान करना, या फिर मातृभाषा का ज्ञान देना, बताइएगा। इसमें से क्या जो है वो माध्यमिक स्तर तक
जो माध्यमिक स्तर के बच्चे होते हैं उनमें भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं होगा? छात्रों के द्रुत गति से स्वर तथा मौन पठन की प्रेरणा देना, उनमें अभिनय संवाद की योग्यता उत्पन्न करना, उन्हें व्याकरण का उच्च ज्ञान प्रदान करना या फिर मातृभाषा का ज्ञान देना। चलिए, आपका भी 20 सेकंड समाप्त हो गए और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? डी, मातृभाषा का ज्ञान देना। ठीक है, क्योंकि मातृभाषा तो उनको आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डाल्टन पद्धति का हिंदी शिक्षण में दोष है। जो डाल्टन ने पद्धति दी है उसमें हिंदी शिक्षण में उसका क्या दोष है? छात्र स्वयं मूल्यांकन नहीं कर सकते, छात्रों में हीन भावना पैदा होना, या छात्रों पर माता पिता व शिक्षक व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे पाते, या फिर छात्रों में मौखिक भाषा का विकास नहीं हो पाता। इनमें से क्या जो है बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो डाल्टन की जो पद्धति थी उसमें हिंदी शिक्षण में दोष है। कौन सा? छात्र स्वयं मूल्यांकन नहीं कर पाते, छात्रों में हीन भावना पैदा होना, छात्रों पर माता पिता व शिक्षक व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे पाते, या फिर छात्रों में मौखिक भाषा का विकास नहीं हो पाता। चलिए, आपका अभी टाइम समाप्त होता है और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? डी हो जाएगा। छात्रों में मौखिक भाषा विकास नहीं हो पाता, इसलिए ये हिंदी पद्धति मतलब जो डाल्टन की पद्धति का हिंदी शिक्षण में दोष है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक जो निर्धारकों को जानने के लिए कौन सा उपगम नहीं है? बताइए, विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपगम नहीं है? बहुविकल्पी, या फिर केवल मौखिक प्रश्न, या केवल परियोजना प्रश्न, या फिर मौखिक प्रश्न एवं परियोजना प्रश्न। इसमें से कौन सा नहीं है बताइएगा। अगर किसी विद्यालय के छात्रों की रचनात्मक निर्धारण करना है तो इनमें से कौन सा उपागम उसके लिए नहीं है? बहुविकल्पी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो, या फिर ओरल केवल मौखिक, या फिर परियोजना वाले जो प्रैक्टिकल वाले रहते हैं वो, या फिर मौखिक और परियोजना दोनों? बताइएगा। चलिएगा, आपका टाइम भी समाप्त होता है और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न से आप उसकी रचनात्मकता का निर्धारण नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से व्याकरण अनुवाद विधि है। बताइए, इनमें से क्या व्याकरण अनुवाद विधि है? द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है, या फिर द्वितीय भाषा का व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता है, या दोनों भाषा का व्याकरण एक साथ पढ़ाया जाता है, या फिर किसी भी भाषा का व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता है? बताइएगा, इसमें से क्या चीज़ जो है बताइए, इसमें से व्याकरण अनुवाद विधि है कौन सी? कि द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है, या फिर द्वितीय भाषा का व्याकरण पढ़ाया ही नहीं जाता है, या फिर दोनों भाषाओं का व्याकरण एक साथ पढ़ाया जाता है, या किसी भी भाषा का व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। चलिए, आपके 20 सेकंड समाप्त होते हैं और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, मतलब कि द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से भाषा संसर्ग विधि में उपयोगी, इसमें से क्या चीज़ जो है भाषा संसर्ग विधि में उपयोग है? व्याकरण, या लेखन, या फिर गद्य शिक्षण में, या फिर पद्य शिक्षण में? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें निम्न में से भाषा संसर्ग विधि में उपयोगी है? व्याकरण में उपयोगी है, लेखन में उपयोगी है, गद्य शिक्षण में उपयोगी है, या पद्य शिक्षण में उपयोगी है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, आपके 20 सेकंड समाप्त होते हैं और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? व्याकरण में, है ना। व्याकरण में जो है निम्न में से जो भाषा संसर्ग विधि जो है व्याकरण में उपयोगी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास किसके बाहर नहीं हो सकता? समाज के बाहर नहीं हो सकता, या विद्यालय के बाहर, या फिर परिवार के बाहर, या फिर परिवार और विद्यालय के बाहर? बताइए, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा
कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास जो है इनमें से किसके बाहर नहीं हो सकता, समाज के बाहर या विद्यालय के बाहर या फिर परिवार के बाहर या फिर परिवार और विद्यालय के बाहर। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा आपका इस टाइम भी समाप्त होता है और इसका राइट आंसर क्या है, समाज के बाहर भाषा का अस्तित्व और विकास नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मंजूषा 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है और इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए, है ना। सस्वर पठन का अलंकार समझाना या छंद समझाना या फिर साहित्य विधाओं का परिचय। बताइएगा इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइएगा क्या हो जाएगा कि जो मंजूषा है वो जो मंजूषा 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ा रही हैं और इनके स्तर पर उन्हें इनमें से क्या करना चाहिए, क्या किस चीज़ का प्रयास करना चाहिए। सस्वर पठन का अलंकार समझाना, छंद समझाना, साहित्य विधाओं का परिचय या इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साहित्य विधाओं का परिचय, ये उनको पढ़ाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न जो प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी। बताइए इसमें से क्या प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी, तो मातृभाषा होगी या फिर विदेशी भाषा होगी या फिर राष्ट्रीय भाषा होगी फिर आधुनिक भाषा होगी। बताइएगा इनमें से कौन सी भाषा है जो कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जा सकती है। बताइएगा। चलिएगा बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपके 20 सेकेंड भी समाप्त होते हैं और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृभाषा ना। मातृभाषा पढ़ाई जानी चाहिए किस स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से क्या भाषा का प्रमुख कार्य नहीं है। भाषा इसमें से क्या नहीं करती। भाषा बालक दो समाज से जोड़ने का कार्य करती है। भाषा बालक को भावी और विचारों को अभिव्यक्त करना सिखाती है। भाषा बालक में ज्ञान प्राप्ति हेतु एक माध्यम की भूमिका निभाती है। भाषा बालक के भावों को अभिव्यक्त करने में बाधक होती है। बताइएगा इसमें से राइट आंसर क्या हो जाता है कि निम्न में से भाषा का प्रमुख कार्य नहीं है। भाषा बालक को दो समाज से जोड़ने का कार्य करेगी या भाषा बालक को भावी एवं विचारों की अभिव्यक्त करना सिखाएगी या फिर भाषा बालक में ज्ञान प्राप्ति हेतु एक माध्यम की भूमिका निभाएगी या फिर भाषा बालक के भावों को अभिव्यक्त करने में बाधक होगी। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो क्या है, डी आंसर है ना। इसका मुख्य कार्य ये नहीं है। ठीक है, भाषा का। चलिए आपके आज के 25 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुके हैं, 25 क्वेश्चन और बचे हैं। अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो ये गलत बात है। आप क्लास को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए आप क्लास को। और अभी हमसे अगर कोई मैम सर जुड़े हुए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कहानी शिक्षण में बरती जाने वाली सावधानी नहीं है। बताइए कहानी शिक्षण में कौन सी सावधानी नहीं बरतनी चाहिए। कथा वस्तु बालकों के स्तरानुकूल हो या फिर उसमें गतिशीलता और क्रमबद्धता हो या कथा वस्तु में भयानक और विभत्सक दृश्य ना हो या कथा वस्तु उद्देश्य विहीन हो। बताइए इसमें से क्या चीज़ है जो कि
बताइए, कहानी शिक्षण में बरती जाने वाली सावधानियां नहीं हैं। इनमें से कथा वस्तु बालकों के स्तर अनुसार अनुकूल हो, या फिर क्या कहते हैं उनमें गतिशीलता और क्रमबद्धता हो, या कथा वस्तु में भयानक एवं भीभत्स दृश्य न हो, या कथा वस्तु उद्देश्य विहीन हो। बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपका भी 20 सेकेंड कंप्लीट होते हैं और इसका राइट आंसर है कथा वस्तु उद्देश्य विहीन हो, ये सावधानी नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भाषा पुस्तकालय में किस प्रकार की पुस्तक होनी चाहिए। भाषा पुस्तकालय में किस प्रकार की पुस्तक होनी चाहिए। साहित्यिक, लोक रंजनकारी या लोक मंगलकारी, या इन सभी प्रकार की। बताइएगा भाषा साहित्य भाषा का जो पुस्तकालय होता है उसमें किस प्रकार की बुक्स होनी चाहिए। भाषा पुस्तकालय की जो साहित्यिक बुक होनी चाहिए, या फिर लोक रंजनकारी या लोक मंगलकारी, या फिर इनमें से सभी प्रकार की बुकें वहाँ होनी चाहिए। बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, साहित्यिक बुक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, साहित्यिक बुक होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौन वाचन सर्वश्रेष्ठ विधि है। मौन वाचन सर्वश्रेष्ठ विधि है किसकी, गद्य की, या फिर कविता की, या फिर कहानी की, या फिर उपन्यास की। बताइएगा इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि मौन वाचन सर्वश्रेष्ठ विधि नहीं है। किसकी नहीं है, गद्य के लिए, कविता के लिए, या कहानी के लिए, या फिर उपन्यास के लिए। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपके 20 सेकेंड कंप्लीट होते हैं और इसका जो राइट आंसर क्या है, कविता के लिए है ना। कविता के लिए मौन वाचन सर्वश्रेष्ठ विधि नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोलना कौशल से महत्वपूर्ण है। बताइए बोलना कौशल से महत्वपूर्ण कौन से, मधुर वाणी, या फिर संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, या स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण करना, या फिर अलंकारी भाषा जो है का प्रयोग करना। बताइए इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया है कि बोलना कौशल से महत्वपूर्ण है, मधुर वाणी से बोलना महत्वपूर्ण है, ये संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना महत्वपूर्ण है, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण करना महत्वपूर्ण है, या फिर आपकी भाषाओं में अलंकार का प्रयोग हो, ये महत्वपूर्ण है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपके 20 सेकेंड कंप्लीट होते हैं और इसका जो राइट आंसर है, अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीखने आलंकर और अनुदेशन के बीच डैश दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावी बताता है। सबसे पहले सीखने के लिए ऐसा हो सकता है क्या, सीखने के लिए आंकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावी बनाएगा, या फिर सीखने के लिए आंकलन और अनुदेशन के बीच अंतर हो, या फिर सीखने का आंकलन और भिन्नता आएगा, या फिर का या अंतर आएगा। बताइएगा इसका सुटेबल जो सेंटेंस के अंदर इनमें से किस चीज़ का प्रयोग हो सकता है। के लिए और संबंधों का प्रयोग हो सकता है, या फिर के लिए अंतर का प्रयोग हो सकता है, और का भिन्नता का प्रयोग हो सकता है, या फिर अंतर और का और अंतर का प्रयोग हो सकता है। आप उस सेंटेंस को पढ़ के देखिए और फिर जो सुटेबल आपको लगेगा आप बताइएगा। चलिए आपका टाइम कंप्लीट होता है और इसका राइट आंसर है के लिए और संबंधों, है ना। मतलब सीखने के लिए आंकलन और अनुदेशों के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावी करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अक्षर कार्डों के द्वारा शब्द बनाना, शब्द के हिस्से अक्षर पूर्ति करना आदि निम्न में से क्या कहते हैं। आदि को, है ना।
फ्लैश कार्ड विधि बोलेंगे, निर्धारण विधि बोलेंगे, रसास्वादन विधि बोलेंगे या वर्चनीय विधि बोलेंगे। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मतलब अक्षर कार्डों के द्वारा शब्द बनाना और शब्द के हिज्जे अक्षर पूर्ति करना आदि को निम्न में से क्या कहेंगे। फ्लैश कार्ड विधि बोलेंगे, निर्धारण विधि बोलेंगे, रसास्वादन विधि बोलेंगे या फिर वर्चनीय विधि बोलेंगे। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपका टाइम यहीं समाप्त होता है और राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए फ्लैश कार्ड विधि। कौन सा, फ्लैश कार्ड विधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष कौन सा है। बताइएगा इसमें से निम्न में से पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष कौन सा है। जिलद या फिर प्रकथन या फिर मुख्य पृष्ठ या फिर जिलद एवं मुख्य पृष्ठ। बताइएगा इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्न में से पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष कौन सा है। जिलद, प्रकथन या फिर मुख्य पृष्ठ या जिलद एवं मुख्य पृष्ठ। बताइएगा राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा। चलिएगा आपका टाइम भी कंप्लीट होते हैं और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रकथन। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष कौन सा होता है, प्रकथन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक शुद्ध उच्चारण का कारण है, अशुद्ध उच्चारण का कारण है। अक्षर का ज्ञान या प्रयत्न लगाव, या तो अक्षर का ज्ञान या प्रयत्न लगाव या फिर वाक्येंद्रियों के में विकार। बताइए वागेंद्रियों में विकार। बताइएगा इसमें से क्या हो जाएगा। अगर आप अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं तो इनमें से क्या कारण है उसका, अक्षर का ज्ञान उसका कारण है या प्रयत्न लगाव कारण है, या तो अक्षर का ज्ञान या तो लगाव ये कारण है, या फिर वागेंद्रियों में विकार ये कारण है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपके 20 सेकंड कंप्लीट होते हैं और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वागेंद्रियों में विकार। क्या है इसका राइट आंसर, वागेंद्रियों में विकार। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है। केवल पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, केवल दूसरों की बात सुनकर समझ सकें, या फिर केवल बोलकर अपनी बात कह सकें, या फिर पढ़कर अर्थ ग्रहण करें, बोलकर अपनी बात कह सकें और दूसरों की बात सुन सकें। बताइएगा इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि निम्न में से भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या होगा। केवल पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सकें, केवल दूसरों की बात सुनकर अर्थ समझकर मतलब सुनकर समझें, या केवल बोलकर अपनी बात कह सकें, या पढ़कर ग्रहण कर सकें और बोलकर अपनी बात कह सकें और दूसरों की बात सुन सकें। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी है ना। पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सकें, बोलकर अपनी बात कह सकें और दूसरों की बात सुनकर समझ सकें, ये क्या होता है, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार, एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एक अनार्जित योग्यता है। चिंतन भाषा को निर्धारित नहीं करती, या भाषा एवं चिंतन एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, या भाषा चिंतन को निर्धारित करता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। जो एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एक अनार्जित योग्यता है, चिंतन भाषा को निर्धारित नहीं करता है, या भाषा एवं चिंतन एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, या भाषा चिंतन को निर्धारित करता है। चलिए आपके 20 सेकंड कंप्लीट होते हैं और इसका जो राइट आंसर है, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी एक ध्वनि के लिए, मतलब कि हिंदी में एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत होता है, या दो संकेत होते हैं, या तीन संकेत होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। बताइए हिंदी जो भाषा होती है उसमें एक ध्वनि के लिए कितने संकेत होते हैं। बताइए
एक ध्वनि के लिए कितने संकेत होते हैं? एक ध्वनि के लिए केवल एक ही संकेत होगा, दो ध्वनि के लिए केवल एक ध्वनि के लिए केवल दो संकेत होंगे, या फिर तीन संकेत होंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? हिंदी भाषा में एक ध्वनि के लिए केवल एक ही संकेत होता है। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण निम्न में से किसकी मुख्य पाठ्य वस्तु है? बताइए, व्याकरण इनमें से किसकी मुख्य पाठ्य वस्तु है? भाषा की, सुनना, या त्रुटि, या फिर अशुद्धता? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो व्याकरण निम्न में से किसकी मुख्य पाठ्य वस्तु है? भाषा की, या फिर सुनने की, या फिर त्रुटि की, या फिर अशुद्धता की? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, आपके पास 20 सेकेंड है, हर एक क्वेश्चन के आंसर दीजिए, और चाहें तो आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं हमको। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो भाषा है। व्याकरण निम्न में से किसकी मुख्य पाठ्य वस्तु है? तो भाषा की। ठीक है, नेक्स्ट, व्यंजन के लिए व्यंजन के वर्ग होते हैं कितने? 5 वर्ग होते हैं व्यंजन के, 3 वर्ग होते हैं, 4 वर्ग होते हैं, या 2 वर्ग होते हैं? बताइएगा, व्यंजन के कितने वर्ग होते हैं? व्यंजन के कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग, या फिर 2 वर्ग? हमने व्यंजन पढ़ाया था हिंदी में, पूरी थ्योरी क्लासेस भी पढ़ाई थी, तो आपको तो पता ही होगा कि कितने वर्ग होते हैं व्यंजन में। हमने पूरा व्याकरण पढ़ाया था आपको, शब्द, स्वर, व्यंजन सब पढ़ाए थे, वाक्य वगैरह। तो बताइएगा। चलिए, आपका टाइम भी समाप्त होता है। और इसमें कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। एक चा वर्ग होगा, एक चा वर्ग होगा, एक टा वर्ग होता है, और एक ता वर्ग होता है, और एक और कौन सा होता है? एक और कौन सा वर्ग होता है? एक और होता है आई थिंक का, टा और फा वर्ग भी होता है ना, एक पा वर्ग होता है ना। ता से पहले कौन आता है? पा वर्ग होता है, और फिर ता वर्ग होता है आई थिंक। तो ये 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है तो बताइएगा, भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता, या वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है, या फिर विश्व में सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल में से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं, या फिर वाणी स्थायी होती है? बताइएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बताइएगा, इसका क्या राइट आंसर हो सकता है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा और लिपि में कोई अंतर, मतलब कोई संबंध नहीं होता, ये वाणी अस्थायी होती है, और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है, और विश्व का सभी भाषाओं में थोड़ा सा हेर फेर करने पर एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती, और वाणी स्थायी होती है। बताइए, इसमें से सत्य वचन कौन से नहीं हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? सी। ठीक है, कि विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से मतलब फेरबदल से एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंदोबद्ध रचना जानी जाती है। छंदोबद्ध रचना जानी जाती है, पद्य में जानी जाती है, गद्य में जानी जाती है, रिपोर्तार्ज में जानी जाती है, या फिर व्याकरण में जानी जाती है? बताइएगा, किस चीज़ में जो छंदबद्ध रचना जो है इनमें से किस चीज़ में जानी जाती है? छंदबद्ध रचना किस में जानी जाती है? पद्य में, गद्य में, रिपोर्तार्ज में, या फिर व्याकरण में? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा, आपका टाइम भी समाप्त होता है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है? पद्य में। पद्य में जो रचनाएं लिखी जाती हैं वो कैसी होती है? छंद का यूज़ किया जाता है उनमें, है ना, तो छंदबद्ध रचनाएं होती हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित करवाने के अवसर जुटाने चाहिए, क्योंकि
इससे अधिक अंक मिलते हैं, या फिर यह सभी ये सामाजिक परिस्थितियों को साधने में मदद करती हैं, या फिर ऐसा पाठ्यचर्या में लिखा है, या फिर ऐसा भाषाविद कहते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचय करवाने के अवसर जुटाने चाहिए, क्योंकि इससे अधिक अंक मिलते हैं, या फिर ये सामाजिक परिस्थितियों को साधने में मदद करता है, या फिर ऐसा पाठ्यचर्या में लिखा है, या फिर भाषाविद ऐसा कहते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। चलिए आपका टाइम भी समाप्त होता है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, बी, कि ये सामाजिक परिस्थितियों को साधने में मदद करती है, इसलिए ऐसा करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर जरूरी है कि बच्चे भाषा के आंकलन के लिए जाने वाली सभी विधियों के समान रूप में से हिस्सा लें, या फिर भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करें और परियोजना कार्य में इंटरनेट का प्रयोग करें, या समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बातें का निहितार्थ समझ सकें, या अपनी पाठ्य पुस्तक के सभी पाठ्यों का अभ्यास कर सकें। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक स्तर पर क्या जरूरी है, भाषा के आंकलन के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों में समान रूप से हिस्सा लें, भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करें और परियोजना कार्य में इंटरनेट का प्रयोग करें, समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सकें, या फिर अपनी पाठ्य पुस्तक में सभी पाठों का अभ्यास कर सकें। चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, कि समाचार में छपी सभी खबर और लेख या कही गई बातों का निहितार्थ समझ सकें। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं। सतत मूल्यांकन एक निहितार्थ है। बताइए किसका। बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, प्रतिदिन परीक्षाएं लेना या हर महीने परीक्षाएं लेना। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि जो सतत मूल्यांकन एक निहितार्थ होता है, मतलब सतत मूल्यांकन करने का एक क्या और अर्थ होता है, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, या फिर बच्चों की परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, या प्रतिदिन परीक्षा लेना, या फिर हर महीने परीक्षा देना, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य योजना तैयार करने के पीछे शिक्षक का क्या उद्देश्य होता है। छात्र को व्यस्त रखना, प्रभावी शिक्षण देना, या फिर अनुशासन बनाए रखना, या फिर शिक्षक का अपने कार्य से छुटकारा पाना। बताइएगा, अगर कोई टीचर पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है, पाठ्य योजना तैयार कर रहा है, तो इसके पीछे शिक्षक का क्या उद्देश्य होगा। छात्र को व्यस्त रखना, या फिर प्रभावी शिक्षण देना, या फिर अनुशासन बनाए रखना, या फिर शिक्षक का अपने कार्य से छुटकारा पाना। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, आपका भी टाइम समाप्त होता है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रभावी शिक्षण देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षित अध्ययन विधि के दुई कालखंड योजना में बल सिम्पसन ने कितने मिनट के समय की योजना बनाई थी। 60 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, या फिर 25 मिनट। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। क्वेश्चन क्या है, जो परीक्षित अध्ययन विधि है उसके दुई कालखंड योजना में मेबल सिम्पसन ने कितने मिनट के समय की योजना बनाई थी। 60 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, या फिर 25 मिनट। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा, आपका टाइम समाप्त होता है, और इसका जो राइट आंसर है वो कितने मिनट का बनाया था, 60 मिनट, मतलब 1 घंटे की योजना बनाई थी।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से इकाई योजना पर आधारित नहीं है ना। इनमें से क्या चीज़ जो है वो इकाई योजना पर आधारित नहीं है? मूल्यांकन, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना या फिर उद्देश्य कथन। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें से क्या चीज़ है जो कि इकाई योजना पर आधारित नहीं है? मूल्यांकन, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप भी जल्दी जल्दी हमारे साथ आंसर लगाते हुए चलिए, ठीक है। चलिए आपका टाइम समाप्त होता है और इसका जो राइट आंसर है प्रस्तावना। प्रस्तावना इकाई योजना पर आधारित नहीं होती, जबकि मूल्यांकन होता है, प्रस्तुतिकरण आधारित होता है और उद्देश्य कथन भी आधारित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की सार्वभौमिक प्रक्रिया है? बताइए इनमें से क्या एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की सार्वभौमिक प्रक्रिया है? स्मरण या फिर अधिगम या फिर विस्मरण या फिर स्मरण और विस्मरण दोनों। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इन निम्न में से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की सार्वभौमिक प्रक्रिया है? स्मरण, अधिगम या फिर विस्मरण या स्मरण एवं विस्मरण दोनों। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा आपका 20 सेकेंड कंप्लीट होते हैं और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अधिगम। अधिगम जो है वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कौन सी? अधिगम, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? बताइए भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? भाषा बालक में ज्ञान प्राप्ति हेतु एक माध्यम की भूमिका निभाती है, या फिर भाषा बालक को समाज में जोड़ने का कार्य करती है, या फिर भाषा बालक को प्रभावी तथा विचार की अभिव्यक्ति सिखाती है, या फिर उपरोक्त सभी। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि भाषा की प्रमुख कार्य क्या है? भाषा बालक में ज्ञान की प्राप्ति हेतु एक माध्यम की भूमिका निभाती है, भाषा बालक को समाज में जोड़ने का कार्य करती है, भाषा बालक को भावी एवं तथा विचारों की अभिव्यक्ति सिखाती है, या फिर उपरोक्त सभी। चलिए आपका टाइम भी समाप्त होता है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये सभी चीज़ें जो हैं बालक के प्रमुख भाषा के प्रमुख कार्य हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में सीखने से होने वाला प्रभावपूर्ण परिवर्तन कौन सा मान्य है? बच्चों में सीखने से होने वाला प्रभावपूर्ण परिवर्तन कौन सा मान्य है? व्यक्तिगत प्रेरणाओं में परिवर्तन, या फिर मूल्य प्रवृत्तियों में परिवर्तन, या फिर व्यवहार में परिवर्तन, या फिर सामाजिक परिवर्तन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बच्चों में सीखने से होने वाला प्रभावपूर्ण परिवर्तन कौन सा मान्य है? व्यक्तिगत प्रेरणाओं में परिवर्तन, मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन, या फिर सामाजिक परिवर्तन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है। संप्रेषण की कुशलता किससे बढ़ती है? धन से बढ़ती है, अंतःक्रिया से बढ़ती है, अनुभव से बढ़ती है, या फिर प्रशिक्षण से बढ़ती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा कि संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है। किससे बढ़ती है? धन से, अंतःक्रिया से, अनुभव से, प्रशिक्षण से। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसमें से संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है? चलिए बताइए। चलिए आपका टाइम भी समाप्त होता है और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? प्रशिक्षण से, है ना। संप्रेषण की कुशलता किससे बढ़ती है? प्रशिक्षण से बढ़ती है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देवनागरी लिपि अन्य लिपियों की अपेक्षा क्यों मतलब अपेक्षा कहीं अधिक है? किसमें? वैज्ञानिक, ध्वन्यात्मक और कलात्मक, या फिर ध्वन्यात्मक, या फिर कलात्मक, या फिर भावात्मक? बताइए इसमें से किसमें से सबसे ज़्यादा प्रभावी, मतलब जो देवनागरी लिपि है वो अन्य लिपियों की अपेक्षा कहीं अधिक क्या है? वैज्ञानिक है, ध्वन्यात्मक है, कलात्मक है, या फिर ध्वन्यात्मक है, या फिर कलात्मक है, या फिर भावात्मक है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा आपका टाइम भी समाप्त होता है और इसका जो राइट आंसर है तो ये कैसी होती है? देवनागरी वैज्ञानिक होती है, ध्वन्यात्मक होती है और कलात्मक होती है। ठीक है, इसलिए वो अन्य लिपियों से की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कि निम्न में से प्रबलन सिद्धांत क्या कहता है? बताइए इनमें से प्रबलन सिद्धांत क्या कहता है? सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति, या फिर सीखने का आधार विचारों में परिवर्तन लाना, या सीखने का आधार मानसिक एवं शारीरिक विकार, या फिर सीखने का आधार केवल शारीरिक विकार? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा कि इनमें से प्रबलन सिद्धांत क्या कहता है? सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति है, या फिर सीखने का आधार विचारों में परिवर्तन लाना होता है, या सीखने का आधार मानसिक व शारीरिक विकार है, या फिर सीखने का आधार केवल शारीरिक विकार है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपका टाइम भी समाप्त होता है और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सीखने का आधार क्या है? आवश्यकताओं की पूर्ति। तो इस तरीके से हमारे आज के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज के हमारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। और आज हमने हिंदी एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित मैराथन ली है, इसके क्वेश्चंस करवाए हैं। तो आप जैसे भी आपको क्लास लगी है, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, सारा आप हमें जाते समय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जाते जाते क्लास को लाइक करके जाइएगा, और अभी तक आपने शेयर नहीं किए क्लास को तो एक क्लास को शेयर ज़रूर करके जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको रोज़ की क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल फिर मिलते हैं हम अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।